इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान सिरसा के हरदीप सिंह सरकारिया मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 3 अध्यादेश के खिलाफ पिपली में जो है किसानों की रैली, किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया और जाम के बाद करीब 4 घंटे बाद रैली करने की परमिशन दी गई। इस पूरे मामले को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान से भी। और क्योंकि अब निर्णय लिया गया है पूरे प्रदेश में कि 15 सितंबर के बाद है वो लगातार मंडियों में इन 3 अध्यादेश के खिलाफ है प्रदर्शन किया जाएगा, हड़ताल की जाएगी। और क्या कुछ जो है प्लानिंग है उसके लिए हम चर्चा करेंगे। सर, क्या प्लानिंग की गई है? जिस तरह से कल जो है किसानों पे लाठीचार्ज किया गया और जो है ज़िले में ही किसान नेताओं की गिरफ्तारियां की गई, आढ़ती जो नेता है आढ़ती है उनकी गिरफ्तारियां की गई, तो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो कल दमनकारी नीति अपनाई है, एक हम बड़े सुचारू रूप के साथ इकट्ठे होकर अपनी बात रखना चाहते थे। और जो किसानों ने एक रैली करी थी, आढ़तियों का तो समर्थन था और जो महा रैली होने जा रही थी, ये भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चुंदरी जी के नेतृत्व में होने जा रही थी। और आढ़तियों ने उसको, पूरे हरियाणा के आढ़तियों ने, हर मंडी के प्रधान ने समर्थन दिया हुआ था। परंतु सरकार ने जो कल दमनकारी नीति बनाई और वहाँ पर लाठीचार्ज किया, वो बहुत ही निंदनीय काम करा है। क्योंकि एक अपनी बात पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र है हर कोई नागरिक का, हर कोई व्यापारी अपनी बात कहने के लिए। किसान जिस तरीके से कल इन्होंने उसकी दमनकारी नीति अपनाई, उसकी हम निंदा करते हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमने 21 जो अगस्त को 4 स्टेटें बंद रखी थी। 16 अगस्त को सिरसा में 4 स्टेटों की मीटिंग हुई थी। हमारे सारे जो पदाधिकारीगण थे, राजस्थान के, हरियाणा के और पंजाब के, चंडीगढ़ के, वो सिरसा में इकट्ठे हुए थे। और यहाँ ये एक फ़ैसला किया गया था कि 21 अगस्त को हम 4 स्टेटें बंद रखेंगे। और पूर्ण रूप से हमने 4 स्टेटें जो हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ को बंद रख के और अपने मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर दिए थे। परंतु इतनी दुखदाई बात है कि हमें 20 दिन बाद तक भी नहीं बुलाया गया कि आपकी जो मांग है, आप क्या कहना चाहते हो, क्या आपकी वहाँ दिक्कत आने वाली बात है, कोई बातचीत का तरीका। तो हमारी जब बात नहीं सुनी गई और किसानों ने उसका विरोध करा, किसान इससे पहले भी 2 बार विरोध कर चुके हैं। 15 अगस्त को भी किसानों ने विरोध करा था और उससे पहले भी एक ट्रैक्टर रैली निकाल चुके थे और किसानों ने विरोध करा था। परंतु सरकार जो इतनी बहरी और इतनी गूंगी है और इतनी अफसरशाही के अंदर चलती है कि वो एक बैठ के बात भी नहीं सुनना चाहती। उसी के मद्देनज़र रखते हुए जो कल की महा रैली थी, किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली थी, वो हुई थी। और जिस तरीके से हमें हर मंडी के प्रधान को, जो चाहे पहले एसपी साहब के थ्रू, डीसी साहब के थ्रू कहा गया, परंतु फिर हमें कहीं तो गिरफ्तार कर लिया गया और कहीं हमें रोक लिया गया। हर तरीके से, बुरी तरीके से हमारे साथ प्रशासन ने कल हमें जाने नहीं दिया गया। उसका हम विरोध करते हैं। और हम आने वाले समय में, अब जो सरकार को 4 दिन का समय दिया गया है कि हमारे साथ बात करें, नहीं तो 15 तारीख के बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे और मंडियों को बंद रखेंगे। आगे कोई भी कार्य नहीं करेंगे जितनी देर तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती। अब बात की जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मंडीकरण है हरियाणा और पंजाब का, बहुत बढ़िया है। इसी के कारण ही हमारा पूरे भारतवर्ष में जो किसान है वो हमारा खुशहाल है, हरियाणा का सबसे ज़्यादा। और यहाँ की जो पद्धति है, यहाँ का जो सिस्टम है, ये एक मॉडल सिस्टम था। इसको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए था, ना कि जो फेल सिस्टम गुजरात का, महाराष्ट्र का, आंध्रा का और बिहार का, उसको हमारे ऊपर थोपा जाना था। तो उसी सभी बातों का हम विरोध करते हैं। और एक बढ़िया तरीके चलते हुए को जो इन्होंने डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा अंधा कानून बना दिया है कि जो बाहर का व्यापारी माल खरीदेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो अनाज मंडी के अंदर लेके आएगा उसके ऊपर 6 से 7% टैक्स लगेगा। तो ये हम सरकार को ये दरख्वास्त करते हैं और सरकार से यही निवेदन करते हैं, या तो मंडी का और बाहर का एक ही टैक्स किया जाए, उसमें किसान को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। और या इसको जो कानून को वापस लिया जाए। तो प्रधान जी, जिस तरह से 3 अध्यादेश लागू हो रहे हैं, तो क्या किसानों के साथ साथ व्यापारियों पे भी किस तरह का जो है असर देखने को मिल सकता है अगर ये लागू होते हैं तो?
नहीं, अगर ये लागू होते हैं तो सबसे पहले तो ये आड़ती के ऊपर, अनाज मंडी के ऊपर असर आएगा, क्योंकि अनाज मंडी के अंदर जो भी फसल बिकेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो भी फसल बाहर बिकेगी वो गांव में बिकेगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो व्यापारी की कोशिश होगी हम बाहर से लेके आएँ, और जो हमारा किसानों के साथ रिश्ता है उनको हम सिस्टम पूरा साल उसकी फसल पलवाते हैं, उसके दुख सुख के साथ वहाँ पहुँचते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, जब शादी ब्याह होती है, तो वहाँ उनकी हम आर्थिक तौर से भी उसकी मदद करते हैं, और एक तो वो रिश्ता टूट जाएगा, और दूसरा किसान इतना हमारा भोला है, और किसान के पास ना तो फसल रोकने के लिए, स्टोर करने के लिए जगह है, छोटा किसान है, वो उसको लूटा जाएगा। जो भी व्यापारी गांव में जाएगा उसका भाव लगाएगा, उसको पूरा देंगे। दूसरी बात है, जब किसान हमारा अनाज मंडी में अपनी फसल लेके आता है तो उसको अगर गीली होती तो हम उसको सुखाते हैं, यहाँ पर उसको हम पंखा लगा के साफ़ करते हैं, बढ़िया डेयरी बनाते हैं, और यहाँ 10-15 व्यापारी बुलाकर उसका बोली करवाते हैं और उसको सही रेट मिलता है। और वहाँ तो खाली एक व्यापारी जाएगा और वो उसको जो भी कह देगा, तेरा माल गिल्ला है, डैमेज है, ये क्वालिटी नहीं बनी है, तो उसको तो किसान बोले को वो कैसे भी उसका माल जो है वो सस्ता खरीदा जाएगा। और दूसरा, किसान के पास ना तो इतना पैसा है और ना ही उसके पास फसल अपनी रोकने के लिए स्टोरेज है, और ना ही उसको इस बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज है। अगर वो अपना माल स्टोर भी कर लेगा, अगर वो गीला कर लिया तो वो वैसे डैमेज हो जाएगा। तो चौथा अध्यादेश लागू करने की बात करें, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इन 3 अध्यादेशों के अलावा एक चौथा अध्यादेश और भी लागू किया जाए, जिसमें एमएसपी का निर्धारित किया जाए कि किसान की फसल है इतने एमएसपी में खरीदी जाएगी। तो उसको लेकर के भी है कि चौथा अध्यादेश कोई कारगर साबित हो सकता है। हाँ, उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चौथा अध्यादेश लागू किया जाए, उसका ये कहने का तात्पर्य है कि अगर ये खाली एमएसपी, सरकार कहती कि हम एमएसपी नहीं तोड़ रहे, परंतु इसके ऊपर वो अनाज मंडी के अंदर जो फसल आएगी उसकी नहीं, जो बाहर जाके किसान के पास से व्यापारी खरीदेगा। ये तो ज़्यादा एक कानून, ये चौथा कानून ये बनाया जाए कि जो सरकारी रेट आ गया, एमएसपी आ गया, उससे नीचे कोई भी माल नहीं खरीदेगा। कोई व्यापारी जाके गांव से साइड से उससे कम नहीं खरीदेगा। ये कानून लाने के लिए सरकार का जो आड़तियों की डिमांड है, और अपोजिशन भी जो है वो यही कह रही है कि अगर एक चौथा कानून लाओ और इसको पक्का करो कि कोई बार ये नहीं है कि अगर मंडी के अंदर उसका 2000 रेट है तो वहाँ जाके 1000 रुपये में या 1100 रुपये में खरीद ले। उसको वो बाध्य होना चाहिए व्यापारी वो कि वो वहाँ 2000 से ऊपर माल खरीदे। ये है चौथा कानून के लिए लाने के लिए कहा जा रहा है जी। तो इसके साथ साथ जो ये किसानों को लेकर के कि जो औने पौने दांव में किसानों की फसल है वो नहीं है, और जो किसान है वो जो है अधिकारियों को शिकायत नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से एसडीएम को जिम्मेदार 30 दिन के लिए माना है, उसके बाद वो कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। तो इसको लेकर के भी किसानों को बड़ा नुकसान होगा, क्या मानते हैं? बिल्कुल ही, देखो हमारे भारतवर्ष में सबसे बढ़िया जो हमें विश्वास रहता है हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर रहता है, हमें अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के ऊपर रहता है। परंतु इस आदेश जो आदेश लाए हैं, सरकार लाई है, ऑर्डिनेंस लाई है, इसमें एक सबसे बड़ा जो हमें काला कानून जिसलिए कह रहे हैं कि किसान के पास ये तो पावर ही नहीं होगी कि वो कोर्ट में जाएगा। ये तो उसके हक के साथ हनन हुआ है, क्योंकि वो अपनी बात नहीं रख पाएगा। और यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएंगी जो तो सरकार को चलाती हैं, सरकार को खरीदती हैं, और वो किसान उसके सामने क्या करेगा, वो उसकी मर्जी के साथ ही वो उसके साथ ना तो कानून उतने बढ़िया वकील ला पाएगा, ना अपनी बात रख पाएगा। तो मल्टीनेशनल कंपनियों की मर्जी चलेगी। फिर अभी भी राजस्थान में पीछे बात हुई थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बात हो रही थी, तो भोले वाला किसान है उनके ऊपर वो इंग्लिश में लिख के सारे के शर्तनामे लिख दिए गए, और उसमें एक बड़ी खतरनाक बात लिख दी गई कि ये कंपनियां अगर चाहेंगी तो अपना इसी फसल के ऊपर, इसी किसान की ज़मीन के ऊपर लोन ले सकती हैं, और वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, उनको पता नहीं है। और अगर कल को कंपनियां बड़ी बड़ी लोन लेके भाग गई है तो वो पैसा किसान भरेगा। और दूसरी बात रही, अगर किसान की फसल, क्योंकि फसल जो होती है वो मौसम के साथ होती है, कई बार उसकी वैरायटी बढ़िया बनती है, कई बार उसकी वैरायटी बढ़िया नहीं बनती है। परंतु मल्टीनेशनल कंपनियां जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी वो अपना साइज देती हैं, अपना रंग देती हैं, अपनी शर्तें रखती हैं कि आपकी फसल इस तरीके से होगी तो हम खरीदेंगे, और उसकी 10 क्विंटल होगी उतनी खरीदेंगे। अगर वो ज़्यादा होगी और रेट कम हो गए तो तब भी नहीं खरीदेंगे। अगर वो फसल ख़राब होगी तो फिर वो कोर्ट में लेके जाएंगे कि भाई आप हमें इतना नुकसान हो रहा है, हमें फसल दो उस तरीके से। तो ये एक झगड़े डालने वाली जो है, ये बंधुआ मजदूर बनाने वाली सिस्टम कर दिया, किसान को फेल करने वाला सिस्टम कर दिया कि उसकी अपनी आने वाले 3-4 साल में उसकी मर्जी हर तरीके में ख़त्म हो जाएगी। वो फिर अपनी दवाई देंगे, अपना बीज देंगे, अपनी खाद देंगे, जिनका रेट बहुत ज़्यादा होगा, उसमें भी वो किसानों को लूटेंगे,
कि उनके बीज में भी लूट लेंगे और किसान के पास तो ना अपना बीज तैयार करने के लिए पावर होगी, ना उसके पास है बाकी कुछ बेचने की पावर होगी, तो किसान को ये बर्बाद कर देंगे। तो आप मानते हैं कि ये 3 अध्यादेश है वो किसानों का एक तरह से डेथ वारंट है? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये मानते हैं, इसी करके हम विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि किसानों को आने वाले समय में, इसका उदाहरण हमारा बिहार में देखो, 1907 में बिहार में ही मंडीकरण बंद कर दिया गया था और वहाँ आज जो मक्का फसल आई हुई है जिसका 1800 से ऊपर एमएसपी का रेट है, वहाँ 600 से लेकर 700 रुपये बिकता है। हरियाणा में आके यहाँ आज भी आप एक ट्रक मंगाओगे तो 1000 से 1100 रुपये क्विंटल की पहुँच मिलती है। अगर ये इतना ही बढ़िया सिस्टम होता, इन्होंने बंद करा था वहाँ, तो वहाँ क्यों नहीं 1800 से ऊपर, वहाँ तो 2000 से ऊपर मक्का बिकना चाहिए था। वहाँ का किसान को इन्होंने, बिहार को बर्बाद कर दिया। इसका तो उल्टा, जैसे तेलंगाना सरकार ने भी उसी टाइम 2007 में एक नया कानून बनाया था कि किसानों के लिए स्पेशल एक मंडी बना दी थी कि किसान अपनी फसल सीधी लाके वहाँ व्यापारी को बेचेगा, वहाँ ग्राहक को बेचेगा, और वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो किसान ही बेच पाएगा। तो किसान को वहाँ 15 से 20% रेट ज़्यादा मिलना शुरू हुआ, और जो ग्राहक वहाँ ख़रीदने जाता था उसको 10 से 15% रेट सस्ता मिलने लगा, और वो वहाँ का किसान खुशहाल होना लगा। और तेलंगाना को देखते हुए ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए था। अगर ये किसान के इतने हितैषी हैं तो किसानों को अपना डायरेक्ट माल, उनकी सब्जी है, उनका गेहूँ है, उनका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उनका बाग का है, कुछ भी है, ऐसा सिस्टम भी उनको बना के दे दें कि यहाँ सिर्फ किसान ही बेचेगा। चंडीगढ़ में भी साप्ताहिक मंडी लगती है, वहाँ किसान ला के माल बेचता है, हर जगह बनी हुई है। ऐसा कुछ करें ना। ये तो किसान के हाथ ही काट रहे हैं कि किसान बेच ही नहीं सकता, मंडी में नहीं आ सकता। ये कहाँ की बात आ रहेगी कि किसान खुला है। और एक इतना ये झूठ बोला जा रहा है कि भारत का किसान पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है। वो तो पहले भी बेच सकता था, किसान के ऊपर तो पहले भी बंदिश नहीं थी। परंतु अब जो नया कानून बना दिया है 2 साल से कि हरियाणा में किसान जो ई पोर्टल कर दिया, ई ट्रेडिंग का सिस्टम कर दिया है कि पंजाब का किसान ला के बेच ही नहीं सकता क्योंकि वो उसमें रजिस्टर्ड नहीं होता। राजस्थान का किसान यहाँ ला के बेच ही नहीं सकता, हरियाणा का किसान बाहर नहीं बेच सकता। ये ऊपर से ये डबल पॉलिसियाँ बना रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि किसान कहीं भी बेच सकता है, दूसरी तरफ किसान को जो है वो सुविधा ही नहीं दी जा रही। तो ये आने वाला ये डेथ वारंट ही हम क्या बोलेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसानों के लिए बर्बादी का ये कानून आ रहा है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ आरती एसोसिएशन सिरसा के प्रधान, जिन्होंने इन 3 अध्यादेशों को लेकर के, और जो जिस तरह से कल पिपली में आपने भी सोशल मीडिया पे लाइव तस्वीरें देखी, उसको लेकर के भी बड़ी जो है निंदा है वो की है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।